नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई मंडी आज बात करने चाहती हूँ अपने विषय में। साथियों, मैं सावित्री चंदेल 68 ईयर्स ओल्ड हूँ। 53 का मेरा बर्थ है, 1953 का, और मैं पेशे से वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड हूँ। 2013 में मेरी रिटायरमेंट हुई थी सभापुर गवर्नमेंट स्कूल से। तो साथियों, बचपन मेरा गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप में बीता, जहाँ पर हम चरखा काट कर खादी पहना करते थे। दौलत राम कॉलेज से मैंने बीए किया और बीए करते ही 1972 में मेरी मैरिज हो गई। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 19 साल की थी। बीए फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। हमारे टाइम में साथियों हायर सेकेंडरी होता था, यानी 11th के बाद सीधा कॉलेज का फर्स्ट ईयर, 3 साल की बीए होती थी। तो स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ती थी तो मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत भाग लेती थी। पढ़ना, लिखना, कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, शेर व शायरी करना, ये मेरी हॉबी थी। 11th क्लास में जब मैं थी तो मैं कहानियाँ लिखती थी, कविताएं लिखती थी। पतिव्रता नाम का मैंने एक उपन्यास भी लिखा, कम से कम 300 पेज का। तो उस समय बच्चे थे, इतना ज्ञान नहीं था कि संकलन करना चाहिए, या बस लिखती थी, डायरियाँ भरती रहती थी। तो उस समय ये था कि 7 भाई बहन थे हम। ज़्यादातर जब कविताएं लिखने का मेरा मन होता था वो रात को होता था, 12-1 बजे। तो गांधी आश्रम में जहाँ मेरा घर था वहाँ पर सब लोग आंगन में चारपाइयाँ बिछाया करते थे पुराने टाइम में। तो सबकी चारपाइयाँ बाहर लग जाती थी, तो मैं अपना घर में अंदर कमरे में पढ़ती रहती थी। और 12-1 बजे कोई विचार मेरे दिमाग में आया, मैं फ़ौरन लिखने बैठ गई। तो उस समय की बात है, माता पिता और भाई जो बड़े थे वो सब ध्यान रखते हैं कि देर तक क्यों पढ़ रही है, दिन में पढ़ो। 12 बज गए, 1 बज गया, चलो बाहर लेटो। तो लेट तो जाती थी, लेकिन मन मेरा कल्पना लोक में ही विचरण किया करता था। फिर मैंने अपनी हिंदी की मैडम थी मेरी, कमला दुआ, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। उनको मैं दिखाती थी कि मैडम मैंने ये लिखा है, तो वो बहुत खुश होती थी, कहती तूने लिखा है? मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे वो बहुत प्यार करती थी। सुलेख प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में, डांस में, गाने में, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी और इनाम भी मिलते थे। तो बहुत वो मुझे प्यार करती थी। उन्होंने एक बार मेरे पिताजी को बुलाया स्कूल में, जब मैं 11th में थी। पास होकर के उस स्कूल से मुझे निकल जाना था। मैडम ने मेरे पिताजी को बुलाया और बोले कि मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि आपकी लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में, और जो इसके दिमाग की सोच है बहुत अच्छी है। ये अगर टीचर बनी तो बहुत अच्छी टीचर बनेगी, और लेखिका बनी तो भी अच्छी लेखिका होगी। आप लोकल लोगों में बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, तो आप इस लड़की की शादी जल्दी मत करना। मैंने केवल ये कहने के लिए आपको बुलाया है कि इसको पढ़ने देना, ये बहुत अच्छी वक्ता बन सकती है। पिताजी ने कहा कि लड़का और लड़की ये मेरे दिमाग में नहीं है, जो पढ़ना चाहता है, जितना पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन फेल होने वाले बच्चे को मैं दोबारा स्कूल नहीं भेजूँगा। 100 में से 33 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो 33 नंबर तो लाएगा। तो मेरे पिताजी भी उस समय ट्यूशन पढ़ाया करते थे। देखिए कितनी पुरानी, 69 की, 68 की बात बता रही हूँ मैं आपको। दिन में वो नौकरी किया करते थे, लाइब्रेरी इंचार्ज, और शाम को वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। क्योंकि 7 बहन भाई थे, हम सब पढ़ते थे, खर्चे ज़्यादा थे, तो वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो मैं भी उनके साथ 8th में 7th में पढ़ती थी, तो छोटी सी चली जाती थी पहले दूसरे के बच्चों को पढ़ाने की, मुझे अच्छा लगता था। तो समझ में आ गई बात कि मुझे पढ़ना है, फेल नहीं होना। फेल होते ही पिताजी घर बैठा लेंगे। तो बीए में मेरा एडमिशन हो गया फर्स्ट ईयर में। और साथियों, उसी समय
मेरे घर में मेरी शादी की कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे भाई साहब की जॉब लगी डीटीसी में, और वहीं पर ही मेरे हस्बैंड इंटरव्यू के लिए आए। मेरे हस्बैंड की और मेरे भाई की ड्यूटी एक ही दिन लगी। उस समय एलडीसी क्लर्क लगे थे। तो पता नहीं उन आपस में फ्रेंड्स में क्या बात हुई, तो मेरे भाई ने आकर मेरे फादर को कहा कि मुन्नी का रिश्ता करना हो तो देख लो, एक बहुत अच्छा लड़का मेरे साथ ज्वाइन किया है। तो हमारे घर में कोई चर्चा नहीं थी, तो मैं तो डर गई, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में थी और मैंने बचपन में सोचा हुआ था कि मुझे टीचर बनना है। क्यों सोचा था? क्योंकि मेरे पड़ोस में साथियों एक दंपति थी, हमें बीवी, वो जो हस्बैंड था वो अपनी बीवी को बहुत मारता था पी करके। तो इतनी छोटी कि मेरे मन में ना दहशत बैठ गई कि इस तरह का जीवन होता है लड़कियों का। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जीवन नहीं जीना। मैं तो पढ़ूंगी लिखूंगी खूब और नौकरी करूंगी, मैं ऐसा जीवन नहीं जाऊंगी। ये मेरे दिमाग में 7th क्लास से बात आ गई थी। तो ये था कि मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है। जब मुझे देखने के लिए आ गए तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं रोने लगी। पिताजी से कहा, पिताजी मुझे टीचर बनना है, अभी से आप मेरी शादी कर दोगे तो पिताजी मैं टीचर कैसे बनूंगी, मैं नौकरी कैसे करूंगी? पिताजी ने कहा, बेटे तुम्हारे फादर इन लॉ ने बोला है वो तुम्हें पढ़ाएंगे, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाएंगे। बीए करने के बाद ही हम शादी करेंगे, 3 साल के बाद, और उसके बाद तुम जो करना चाहते हो वो करने देंगे। मैंने कहा, नहीं पिताजी, शादी से पहले सब ऐसा कह देते हैं, मुझे अगर बीएड नहीं कराई तो मेरी जॉब कैसे लगेगी? पिताजी ने कहा, बेटे वो नहीं कराएंगे तो मैं बैठा हूँ, लेकिन वो कराएंगे। तो इतनी छोटी एज में समझ लीजिए 12वीं की तो हुई मैं, क्योंकि 11वीं के बाद फर्स्ट ईयर आ गया, तो मेरी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद मेरी बीए पास हो गई, तो 72 में मेरी मैरिज की बात फाइनल हो गई कि भाई अब मैरिज करनी है। मैंने बीएड नहीं की हुई थी तब तक। बहुत दहशत थी मेरे दिल में कि पता नहीं इन लॉज कैसे हैं। उस समय वो देखने दिखाने की कहानी तो थी नहीं। मेरे फादर इन लॉ मेरे पास आते थे, लेकिन वो इतने शौकीन थे, बेटा तुम कॉलेज कैसे जाती हो, अपने आई कार्ड दिखाओ, और कौन कौन से तुम्हें इनाम मिले हैं, क्या क्या करती हो, सब दिखाओ। सब उन्होंने देखा था। जब मैं शादी होकर गई तो मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि अलीगढ़ में गई तो वहाँ पर घूंघट पर्दा बहुत था, नीचे बैठना पड़ता था, मतलब पुरानी परंपराएं थी। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, मैंने सब कर लिया। ज़मीन पे बैठना है बैठ गई, घूंघट करना है कर लिया, कोई बात नहीं। बस दिमाग में ये था कि बस किसी तरह मुझे बीएड करा दें। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम बीएड करना चाहती हो, आगे पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले पक्का सोच के आई हो? मैंने कहा बिल्कुल पक्का। बोले कहाँ रह के करोगी? मैंने कहा जहाँ आप कहेंगे। बोले कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा अलीगढ़ में, मुझसे दूर मेरे माँ बाप के पास, और यहाँ की परंपराएं सब तुमने देख ली। मैंने कहा ठीक है मैं रहूँगी, लेकिन मैं बीएड ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं पक्का सोच कर आई थी। तो इस तरह से साथियों मुझे मेरे फादर इन लॉ ने एडमिशन दिला दिया। और साथियों मैं आज नमन करती हूँ उनको कि मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी दोनों ने बहुत बहुत प्रयास किया। एक हाथ पिताजी ने पकड़ा, एक हाथ मेरे धर्मपिता मेरे ससुर जी ने पकड़ा, और आज मुझे खड़ा कर दिया। देखो माँ की या सास की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस समय ये धारणा होती थी, माँ भी चाहती थी जल्दी शादी करो, और ससुराल में सास को क्यों अच्छा लगेगा कि बहू पढ़ने जाए, क्योंकि उस समय ऐसी परंपरा थी। उनकी गलती नहीं है, टाइम था ऐसा। लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि नहीं बेटा तुम पढ़ना चाहती हो, तुम पढ़ सकती हो। तो मैं बहुत खुश हो गई। उस समय देखिए लाइट नहीं थी घर में, तो उन्होंने मुझे लैंप ला कर दे दिया। बाद में फिर उन्होंने मेरे को एक चेयर भी ला दी, और फिर उन्होंने लाइट भी लगवा दी पड़ोस से लेकर के कि पढ़ना है। तो मैं वहीं पर ही रहकर मैंने साथियों बीएड की। तो दिल्ली की थी मैं, तो वहाँ पर तो बहुत घूंघट पर्दा सब था, कोई बात नहीं। बस मेरे ससुर ने मुझे कहा बेटे अर्जुन की तरह केवल आँख देखनी है चिड़िया की, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमियाँ हैं, किस तरह रहना पड़ रहा है, कुछ मत देखो। मैंने कहा नहीं पिताजी मैं कुछ नहीं देखती, मुझे बीएड करनी है। तो वहाँ भी मैं दिल्ली की थी तो थोड़ा भाषण वगैरह देती रहती थी, और वहाँ की लड़कियाँ थोड़ा सा
कम बोलती थी या कम एक्टिव थी समझ लीजिए। तो वहाँ पर मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी चुनी गई और मेरी फ़ोटो भी ऑफिस में लगी थी। तो मेरे फादर इन लॉ तो बहुत खुश हो गए कि मेरी बेटी ने मेरा इतना नाम कर दिया, क्योंकि पहले मेरे ससुर को मेरे लिए बहुत बातें सुननी पड़ती थी कि दिल्ली की आ रही है, ऐसी होगी वैसी होगी। दिल्ली की लड़कियों के बारे में अच्छी इमेज नहीं थी कि पढ़ी लिखी आ रही है, वो ये करेगी वो करेगी, लेकिन मैं थोड़ा विपरीत ही निकली। कोई मुझे पहचानता ही नहीं था, पढ़ी लिखी बहू इनकी कौन सी है। सब बहुओं की तरह मैं इतना घूंघट करके ज़मीन पे बैठी होती थी। जब कोई मुझे मिलने आता था वो कहते थे भाई वो पढ़ी लिखी बहू कौन सी है, तो लोग कहते थे ये कि ये, हैरान होते थे। तो मैं भी अपना टारगेट देखती थी बस। तो मुझे इन लॉज ने बहुत मदद की और मुझे कॉलेज में वहाँ एडमिशन दिलाया और वार्षण कॉलेज से मैंने बीएड किया। हिंदी और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने वहाँ से अपनी बीएड कंप्लीट कर ली। तो मुझे प्रैक्टिकल में मैं फर्स्ट आई थी और जो थ्योरी थी उसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस हिसाब से मैं तैयारी भी नहीं कर पाती थी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल में इंग्लिश और हिंदी दोनों की टीचिंग में मैं फर्स्ट आई थी। तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गई और मेरे जो है 74 में मैंने बीएड कर ली और 75 में मेरी बिटिया हो गई। अब मेरी जॉब के लिए लेटर आ गया। तब मेरी बिटिया केवल 3 महीने की थी जब मेरी गवर्नमेंट जॉब एक प्राइमरी स्कूल में लग गई थी। काफ़ी दूर लगी, लेकिन मैं 3 बजे उठती थी और अपने सारे काम को करके 5 बजे की बस लेकर के मैं नरेला नौकरी पे जाती थी और मेरे हस्बैंड मुझे नरेला की बस में बिठाया करते थे कोड़िया पुल से। तो हम 5 बजे दोनों निकल जाया करते थे 2 महीने के बच्चे को छोड़कर। तो इस तरह से मतलब मैंने अपनी ड्यूटी की। फिर मेरे फादर इन लॉ मुझे लिखते थे बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी, एमए करो। तो मैं पिताजी को कहती थी पिताजी नौकरी भी है बच्चे भी हैं, मुझे समय कम मिलता है। इस तरह करके साथियों 81 में जो है मेरी प्रमोशन हो गई और मैं टीजीटी हो गई। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चली गई। उसके बाद मेरा एक बेटा हो गया, फिर दूसरा बेटा हो गया, यानी मेरे 3 बच्चे हो गए। फिर मेरे फादर इन लॉ का लेटर आया बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी, एडमिशन लो, एमए करो। मैंने लिखा पिताजी 3 बच्चे हैं, पूरे दिन मैं नौकरी करती हूँ, रात को छोटे वाले बेटे को लेकर के मैं पेपर चेक करती हूँ, मैं पूरे दिन बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे समय तो बिल्कुल नहीं मिलता। पिताजी ने कहा, मेरे फादर इन लॉ ने, साथियों बेटा करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता, एडमिशन लो। साथियों मेरा बेटा छोटा सा था, लेकिन मैंने एडमिशन एमए में ले लिया। रात को 2-2 बजे गोद में बच्चे को लेकर पढ़ती थी और उनकी बदौलत मैं एमए कर गई। एमए कर गई तो मैं पीजीटी हो गई, पीजीटी हुई तो मैं वाइस प्रिंसिपल तक पहुंची। तो बहुत बड़ा योगदान है मेरे दोनों परिवारों का मुझे यहाँ तक लाने में। तो मैं बात कर रही थी कविताओं कहानियों की। अब बच्चे बड़े होते चले गए तो वो कविताएं कहानियाँ लिखने का शौक़ मरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ नहीं लिख पाती थी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। मैं नौकरी में और बच्चों में रहती थी। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि नौकरी करते करते 2013 में मेरी रिटायरमेंट हो गई। अब क्योंकि मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ, रोज़ रोज़ मैं फ्रेंड्स में जाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती थी रिटायरमेंट के बाद डेली नीचे मैंने साईं मंदिर बनाया हुआ है, मैं सुबह 7 बजे जैसे वर्किंग थी उसी तरह तैयार होकर नीचे बैठ जाती थी और 9 साढ़े 9 बजे मैं 2013 से और जब तक ये 21 तक लॉकडाउन नहीं हुआ मैं घूमती रहती थी। सुबह निकलती थी रात को 8-9 बजे तक अपनी फ्रेंड्स में। और टचवुड बच्चे भी मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मम्मी तुमने हमें पाल दिया, बड़ा कर दिया, 3-3 4-4 बजे उठ के नौकरियाँ कर ली, अब आप अपना जीवन जियो, हर महीने शिरडी जाना चाहती हो जाओ, अपनी फ्रेंड्स में घूमो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से खुशनुमा जियो, हम बच्चे अपने देख लेंगे। बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बहू का भी, बेटों का, बेटी का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे फलने फूलने का, समझ लीजिए, मौका दे रखा है। तो मेरी बहू के 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चों को अपने आप संभाल लेती है। थोड़ी बहुत देर मैं खिलाती हूँ बस, बाकी वो अपनी जिम्मेदारियाँ मेरे बच्चे अपने आप उठाते हैं। रहते हम एक ही घर में, 3 मंजिलों में हैं। तो साथियों, अब लॉकडाउन आया तो मेरी बेटी भी प्रतिभा विद्यालय में टीचर है, उसे भी स्टेट अवार्ड मिला है और बहुत अच्छी साइंस की वो टीचर है और 3 साल स्टेट लेवल पर वो फर्स्ट आई है। जबकि म्यूज़िक उसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन माँ सरस्वती की बहुत कृपा है, 3 साल विदाउट एनी ब्रेक वो स्टेट लेवल पर फर्स्ट आई। वो मुझे कहने लगी, मम्मी पहले तो आप डेली घूमने चले जाते थे, अब लॉकडाउन हो गया, अब क्या करती हो सारे दिन? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही सुंदरकांड पढ़ लेती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। तो बोले कितना पढ़ोगी? पहले की तरह पोएम लिखना शुरू करो। मैंने सोचा अच्छा, तो मैंने सोचा क्या लिखूँ। इतने में मेरी एक फ्रेंड का व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, उसने अपनी माँ की फ़ोटो लगा के नीचे लिखा हुआ था, मिस यू ऑलवेज। डेथ एनिवर्सरी थी शायद उनकी मदर की। उसको पढ़ के माँ टॉपिक मुझे मिल गया, तो मैंने माँ का आंचल कविता बना दी 15 मिनट में। तो बना करके अपनी बेटी को भेजी कि देखो विनू, मैंने कविता बना ली। तो बोले कि इसकी वीडियो बना लो। साथियों, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती थी, सच बता रही हूँ, मुझे ये काम नहीं आते थे। तो उसने कहा सामने कैमरा ऑन करके और फ़ोन को रख लो और सामने बैठ करके कविता पढ़ लो। तो कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं, मैंने ऐसे बैठ के पढ़ दी, उसको भेजी कि देख वीनू, मैंने ये लिख ली। फिर वो बोली कि अगले दिन मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा आज क्या लिखूं? कहने लगी कोरोना चल रहा है, कोरोना पे लिख लो। मैंने 2 पोएम कोरोना पे बना ली, उनकी भी वीडियो बना ली। थर्ड डे मैंने कहा वीनू आज क्या लिखूं? उसने कहा मम्मी कैसी बातें करती हो, क्या हो गया आपको रिटायरमेंट के बाद? कैसी टीचर हो, कैसी प्रिंसिपल हो और कैसी राइटर हो? आपको रोज़ बताना पड़ेगा, अपने आप लिखो। तो न्यूज़ चल रही थी, तो कुछ हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा टकराव की न्यूज़ थी। तो मैंने नफ़रत की आंधी पोएम लिख ली, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो तब मैंने ये यूट्यूब में नहीं सोचा था, मुझे मालूम भी नहीं था और मुझे ये ज्ञान भी नहीं था। सच बता रही हूँ आपको कि इससे इनकम होती है या कुछ होता है, तो मैं ज़्यादा यूट्यूब देखती भी नहीं थी, व्हाट्सएप तक सीमित थी बस। और फेसबुक वगैरह मतलब इतना मुझे नहीं था नॉलेज। मेरी बेटी ने अपने बेटे से कहा कि दिव्यांश, नानी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिख रही हैं। पहले भी इनके पास बहुत था सामान, सब खो गया, नावल भी खो गया, सारी कविताएं भी 400-500 खो गई इनकी। अब ऐसा करिए इनका एक चैनल बना दे, क्योंकि अब लॉकडाउन है, ये कहीं जाती नहीं है, ये फिर पेपर पे लिखती रहेंगी, वो फिर खो जाएंगी। तो एक चैनल बना दे, तो जब ये चाहेंगी सुनती रहेंगी। तो तब कविताओं का चैनल बना लिया और उसका साथियों मैंने नाम लिखा सावित्री चंदेल कविताएं। मैंने लगभग 50 कविताएं उसमें लिखी, हर टॉपिक पे लिखा, माँ पर, पिता पर, अध्यापक पर, टीचर पर, कोरोना पर और सोनू सूद पर, मतलब जो मन करता था मैं लिखती गई। तो मेरे पास साईं भक्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि साईं आंटी बस कविताएं लिखती रहोगी। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले अरे साईं बाबा का भी कुछ कर लो। तो मैंने साईं दोहावली पुस्तक पढ़ के इसमें अपलोड कर दी, साईं बाबा के बारे में भी काफ़ी बातें करके वो भी अपलोड कर दी। फिर मैंने कहा हनुमान जी को तो साथ लेकर चलना है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवंत देव हैं और हमारी जो पालकी चलती है साईं बाबा की, वो भी हनुमान जी के साथ चलती है। तो मैंने उसमें हनुमत भक्ति की भी कुछ लिख दिया। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स के फ़ोन आए कि आंटी हमारी सास कह रही हैं कि हमारे लिए भी कुछ करा दो। मैंने कहा क्या करूं? बोले कि पूर्णमासी की अमावस की कथाएं डाल दो, तीज त्योहार की कथाएं डाल दो। मैंने वो भी शुरू कर दिया। यानी कि मेरा चैनल ऐसे चारों तरफ से
मतलब चलना शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। जो कहता था ये वीडियो बना दो, मैं वो भी बनाने लग गई। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं टीचर हूँ, मुझे कुछ मोटिवेशनल थॉट्स भी बताने चाहिए, कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी करनी चाहिए। तो मैंने ज्ञान की बातें टॉपिक पे उस पर भी लिख दिया। फिर सबने कहा कि आंटी आपके चैनल में ना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे मैं साईं का सुनना चाहती हूँ, मुझे ढूंढना पड़ता है। एक ने कहा आंटी मुझे कविताएं सुननी है, मुझे ढूंढना पड़ता है, आप प्लेलिस्ट बनाओ। तो साथ ही मैंने 15 प्लेलिस्ट मेरी बनी कि जो मैं साईं संध्या करने जाती हूँ, कीर्तन करने जाती हूँ, सुंदरकांड करने जाती हूँ, वो भी उसमें है। तो मैंने इस तरह हर टॉपिक को प्लेलिस्ट बना दी। जैसे गणेश जी का अलग कर दिया, भोले भंडारी का अलग कर दिया, राम जी और हनुमान जी का अलग कर दिया, स्वरचित कविताएं अलग कर दी, कथा कहानियाँ और उपवास अलग कर दिए। इस तरह से मैंने उनको अलग अलग बना दिया है। तो अब मेरे इस चैनल पर ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं अपने बारे में आपसे बात करूं। शायद इतनी बात तो मैं पहली बार ही कर रही हूं और आपको पता नहीं बोरियत हुई होगी या कैसा लगा होगा, लेकिन साथियों मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अपने मन में अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे, आप उस चीज़ को पा लेंगे। जैसे मैं कभी बात करती हूँ अपनी वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो काम करता है। मेरे साथ हुआ, मैं 7th क्लास में थी, मैं चीख चीख कर बोलती थी कि मैं एक टीचर बनूंगी, अच्छी टीचर बनूंगी, नौकरी करूंगी, मैं घर में नौकर लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं साथियों बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, बनावटी बात नहीं कर रही हूँ, बर्तन नहीं मांजती थी। 7th क्लास की बात बता रही हूँ। सब काम करती थी, झाड़ू लगवा लो, कपड़े धुलवा लो, घर की धुलाई करा लो, पर मैं बर्तन नहीं मांजूंगी। और मैं क्या अपने बारे में कहूँ कि गलत थी बहुत। माँ तो मेरी बिल्कुल ठीक थी, हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी को सब कुछ आना चाहिए। तो मैं जब बर्तन नहीं मांजती थी तो मैं रोती थी कि बर्तन ही तो नहीं मांजती, बाकी तो सारे काम करती हूँ। तो माँ ये कहती थी ससुराल में क्या सुनवाएगी मुझे, वो कहेंगे कि एक नौकरानी भेज दी अगर माँ बेटी को बर्तन मांजने नहीं सिखाए। तो एक दिन माँ ने पिटाई कर दी, मैंने बर्तन नहीं मांजे, माँ ने पिटाई कर दी। बड़ी काम आई वो मेरे पिटाई, पिटते पिटते रो रही थी और बोल रही थी मार लो कितना मारना मारो। आप क्या सोच रहे हो मैं बर्तन मांजूंगी? बिल्कुल नहीं मांजूंगी, देखना मैं नौकरानी रखूंगी। तो हम मिडिल क्लास फैमिली थे साथियों, मैंने बताया 7 बहन भाई थे, नौकरों की बात कहाँ सोच सकते थे। तो मेरी माँ ने गुस्से में बोला हाँ तेरे बाप ने तेरे पिता ने भी लगवा रखी है 10-5 नौकरानी, जो तू लगवाएगी? मैंने कहा मैं लगवाऊंगी, पिताजी ने लगवाई ना लगवाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगाऊंगी। इतना पढ़ूंगी, टीचर बनूंगी, नौकरी करूंगी और कम वाली लगाऊंगी। तो साथियों ये चीज़ मैंने ब्रह्मांड को दी। और ऐसा नहीं कि खाली कहने से हो गया, मैंने प्रयास भी किया, मेहनत की। हर समय ये लगता था अगर फेल हो गई तो पिताजी पढ़ाई रोक देंगे, मैं बीएड नहीं कर पाऊंगी, मैं टीचर नहीं बन पाऊंगी। तो प्रयास मैंने बराबर किया और भगवान ने मेरा साथ दिया, ब्रह्मांड ने मेरा साथ दिया और मैं टीचर बनी। और नौकरानी मेरी काम वाली आ गई, बर्तन मांजने वाली। तो साथियों शायद मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम। अपनी माँ को नमस्ते करते हुए, सॉरी करते हुए बोल रही हूँ कि मैंने अपनी माँ को कहा कि आओ मेरे घर देखो, मेरे यहाँ बर्तन वाली काम मांज रही है, बर्तन मांज रही है मेरे घर काम वाली। बहुत मारती थी मुझे, बर्तन मांज, मेरे घर काम वाली लगी हुई है, बर्तन मांज रही है। तो माँ ने कहा अरे भैया इतनी बचपन की बातें याद करके बैठी है, अगर उनको ना याद रखती कामयाब कैसे होती। तो माँ बाप की डांट, माँ बाप की मार हमें कुछ बना जाती है, क्योंकि वो हमें हमारी बुराई के लिए नहीं डांटते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो कमी है वो निकल जाए। और साथियों ऐसी घर की बात थी, हमारा तो बड़ा छोटा सा घर था, छोटे छोटे 2 कमरे थे, 7 बहन भाई माँ बाप और उसी में आए गए, तो छोटा सा घर था हमारा। मेरी फ्रेंड का सामने बहुत बड़ा घर था, उर्मिला त्यागी, उनके 5-6 कमरे थे और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, अंदर अंदर दरवाजे दरवाजे। तो मुझे वो घर बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा कहती थी बीबी उर्मिला दीदी का घर कितना अच्छा है ना,
कितने बड़े बड़े कमरे, कितने सारे दरवाजे, कितनी सारी खिड़कियाँ। तो मेरे दिमाग में वो घर था और मैं हर समय उसको सोचा करती थी। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया और आज साथियों मैं जिस घर में बैठी हूँ, बहुत बड़ा घर है, 4-5 कमरे हैं बड़े बड़े, और इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और इतने कमरे नहीं जितने दरवाजे हैं, दरवाजे ही दरवाजे हैं। यानी जैसा घर मैं चाहती थी मुझे मिला। तो साथियों, जो हम सपना देखेंगे, जो हम सोचेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन केवल सोचने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। तो साथियों, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बहुत मिल रहा है। तो अभी ये कि वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं है, हो जाएगा वो भी। मैं अपना काम करती रहूँगी, फल तो ऊपर वाला देगा। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चिंता भी नहीं कर रही हूँ, परेशान भी नहीं हूँ कि कब होगा, क्योंकि साथियों गवर्नमेंट स्कूल से तो मैं रिटायर्ड हूँ। पेंशन 1000-1500 रुपये रोज़ का मैं खा सकती हूँ, बाबा ने बहुत दिया है। साइंस संध्या करने जाती हूँ, सुंदरकांड करने जाती हूँ, कीर्तन करने जाती हूँ, वहाँ भी मैंने कोई पैसे नहीं रखे हुए अलग से, कोई अरदास नहीं, कोई मेरी विदाबंदगी नहीं, कोई मुझे किराया नहीं। केवल जो दरबार पे चढ़ेगा उसको बाइज्जत हाथ जोड़ करके पल्ले में बाबा का आशीर्वाद समझ के लेती हूँ, बस। तो लोग मुझे बुलाते हैं करने के लिए, और हाथ जोड़कर पहले ही बोल देती हूँ कि टीचर हूँ, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रही हूँ, पढ़ाना जानती हूँ, आरो अवरोह कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, इतना मालिक ने दिया है कि जैसा भी आता है 3 घंटे कंटिन्यूअस उल्टा सीधा गा लेती हूँ। गा क्या लेती हूँ? नाम ले लेती हूँ, और लोग मुझे बुलाते हैं और खुश होते हैं। तो साथियों, ये मैंने अपना जीवन परिचय आपको दिया कि मेरा चैनल जो है वो साईं आंटी के नाम से है। तो पहले सावित्री चंदेल कविताएं था, अब 50-60 कविताओं के बाद तो फिर मैं चारों तरफ के कामों में लग गई। जो जिसने कहा वो वीडियो बना दी, जैसे जिसने कहा आंटी ये बना दो, बना दी। फिर उस चैनल का नाम मुझे लगा कि सावित्री चंदेल कविताएं ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कविताएं तो हैं लेकिन बहुत कुछ और भी तो है। तो फिर उसका नाम मैंने साईं चंदेल कर दिया। अब फिर मेरे पास फ़ोन आ गए कि आंटी आप अपने चैनल का नाम साईं आंटी करो, क्योंकि हम आपको साईं आंटी से जानते हैं और हमें साईं आंटी आपको कहना बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, आप सबका प्यार है, ममता है, स्नेह है, और जब कोई मुझे अपनी राय देता तो मैं उसको मानती हूँ। तो फिर मैंने उसको अब साईं आंटी कर दिया है। तो मेरा चैनल यानी साईं आंटी का चैनल साईं आंटी नाम से ही है। तो यदि आपको मेरे कार्य अच्छे लगते हों तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और साथियों, अगर पसंद आए तो, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि यदि कुछ कमियाँ आपको नज़र आती हैं तो बेफिक्र होकर के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आंटी अगर आप इसको इस तरह करेगी तो बेटर होगा, क्योंकि आपका सहयोग तो चाहिए ना। आपके सहयोग से तो यहाँ तक आई हूँ कि 1070 सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है, आपका आशीर्वाद है। और जो वॉच टाइम में ये भी हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से साथियों बहुत अच्छे से अच्छा काम करना चाहती हूँ और बहुत मेहनत से करूँगी भी। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। इसके साथ आप सबको जय श्री राम, सबको नमस्कार। छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, बड़ों को चरण स्पर्श। छोटों का आशीर्वाद दे रही हूँ, बड़ों से ले रही हूँ। तो अपने आशीर्वाद को, प्यार को, ममता को, स्नेह को
बरसाते रहिए अपने साईं आंटी पर, और मैं साईं आंटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी बेस्ट देने की। कितना दे पाऊँगी पता नहीं, लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगी, ये मेरा वायदा है आपसे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप बोर भी हो गई होंगे, लेकिन साथियों मैंने कहीं झूठ तनिक भी नहीं बोला। कहीं पर गलती हो, किसी के लिए कुछ ऐसा कहा गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो पता नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को सीधा लेकर चलती आ रही हूँ, जैसा जैसा था वैसा मैंने आपको बताया। तो साथियों ठीक है, बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगर अच्छा लगे मेरा काम तो वीडियो को आगे आगे फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने आंटी को अपना प्यार देते रहिए। ठीक, चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। नमस्कार।